नमस्ते प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आप सबके समझ प्रवक्ता चयन परीक्षा यानी कि पीजीटी हिंदी से संबंधित प्रैक्टिस सेट संख्या 18 लेके आए हैं। अभी तक हम लोगों ने पीजीटी से संबंधित कुल 17 प्रैक्टिस सेट देखे हैं, जिसका वीडियो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट से प्राप्त कर देख सकते हैं। इसके अलावा इन सब का पीडीएफ जो है आप मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यदि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान के अनुसार किस दिन हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया गया? 15 अगस्त 1947 को, 8 अगस्त 1942 को, 26 जनवरी 1950 को या फिर 14 सितंबर 1949 को। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा संबंधी पुस्तकों के प्रकाशन हेतु स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना किस नगर में हुई? इलाहाबाद में, कोलकाता में, आगरा में, दिल्ली में। तो स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना जो है आगरा में हुई, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। पराधीन सपनेहू सुख नाही पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? रहीम दास जी के द्वारा, कबीर दास जी के द्वारा, मलूक दास जी के द्वारा या फिर तुलसीदास जी के द्वारा। तो पराधीन सपनेहू सुख नाही यह जो काव्य पंक्ति है यह तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। आजमगढ़ रीडर हिंदी पाठ्य पुस्तक किस प्रेस की ओर से प्रकाशित की गई? बताइए आप लोग, आजमगढ़ रीडर हिंदी पाठ्य पुस्तक जो है किस प्रेस की ओर से प्रकाशित की गई? आरफान प्रेस मिर्ज़ापुर के द्वारा, इलाहाबाद मिशन प्रेस के द्वारा या फिर सरस्वती प्रेस इलाहाबाद के द्वारा या फिर स्कूल बुक सोसाइटी आगरा के द्वारा। तो आजमगढ़ रीडर जो है इलाहाबाद मिशन प्रेस के द्वारा प्रकाशित की गई, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। राजा राम मोहन राय ने किस संस्था की स्थापना की? सेवा समाज की, ब्रह्म समाज की, आर्य समाज की या फिर प्रार्थना समाज की? तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा निम्नलिखित में से कौन सी है, उसे हमें बताना है। क्या भूलूं क्या याद करूं या फिर नीड़ का निमार फिर या फिर बसेरे से दूर या फिर उपयुक्त में से सभी? तो उपयुक्त में से सभी जो है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। बंगदूत नामक पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? स्वामी दयानंद के द्वारा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, बंगदूत नामक पत्रिका जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित किया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। कौन सा पत्र हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता है? कदाम्बनी, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण या फिर उदंत मार्तंड? तो हिंदी का पहला समाचार पत्र जो है उदंत मार्तंड माना जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से देश के लोग पाली को मागधी कहते हैं? बताइए आप लोग, किस देश के लोग जो है पाली को मागधी कहते हैं? जापान के लोग, श्रीलंका के लोग, भूटान के लोग या फिर तिब्बत के लोग? तो श्रीलंका के लोग जो है पाली को मागधी कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। भाषा योग वशिष्ठ की रचना किसने की है? लल्लू लाल ने की है, राम प्रसाद निरंजनी ने की है, सदा सुखलाल ने की है या फिर सदल मिश्र ने की है? तो भाषा योग वशिष्ठ की रचनाकार जो कौन है वह है राम प्रसाद निरंजनी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना किस सन में हुई? बताइए आप लोग, काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना जो है किस सन में हुई? 1893, 1825 में, 1837 में या फिर 1900 ईस्वी में? तो काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना जो है 1893 ईस्वी में हुई, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 क्या है? हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान शब्द निम्नलिखित में से कौन सी भाषा के हैं? हिंदी के हैं, संस्कृत के हैं, फारसी के हैं या फिर उर्दू के हैं? तो हिंदी, हिंदू
और हिंदुस्तान शब्द जो है फारसी भाषा के शब्द हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? बताइए आप लोग, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट थे, श्री लाला श्रीनिवास दास थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र थे या फिर प्रताप नारायण मिश्र थे? तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक जो है प्रताप नारायण मिश्र थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्र का संपादन किया था? बताइए आप लोग, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्र का संपादन किया था? बंगदूत का, उदंत मार्तंड का, हिंदी प्रदीप का या फिर भारत बंधु का? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हिंदी प्रदीप का संपादन किया था किसने? बालकृष्ण भट्ट ने, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न। मीराबाई ने किस भाव से कृष्ण की उपासना की? वात्सल्य भाव से, शाक्य भाव से, माधुर्य भाव से या फिर दास भाव से? तो मीराबाई ने कृष्ण की उपासना जो है माधुर्य भाव से की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। स्वयंभू जो है किस सदी के कवि हैं? 5वीं सदी के कवि हैं, 6ठी सदी के कवि हैं या फिर 7वीं सदी के कवि हैं या फिर 8वीं सदी के कवि हैं? तो स्वयंभू जो है 8वीं सदी के कवि हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। लुइपा किस सदी के कवि हैं? 7वीं सदी के कवि हैं, 8वीं सदी के कवि हैं, 9वीं सदी के कवि हैं या फिर 10वीं सदी के कवि हैं? तो लुइपा जो है 9वीं सदी के कवि हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 क्या है? निपुणिका निम्नलिखित में से किस उपन्यास की पात्र हैं? अनाम दास का पोथा, पुनर्वा, चारुचंद्र। निपुणिका जो है बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास की पात्रा हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यापति मुख्यतः किस भाषा के कवि हैं? ब्रज भाषा के कवि हैं, अवधी भाषा के कवि हैं, मैथिली भाषा के कवि हैं या फिर भोजपुरी के कवि हैं? तो विद्यापति जो है मैथिली भाषा के कवि हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। डोमपिपा किस सदी के कवि हैं? 6ठी सदी के कवि हैं, 7वीं सदी के कवि हैं, 8वीं सदी के कवि हैं या फिर 9वीं सदी के कवि हैं? तो डोमपिपा जो है 9वीं सदी के कवि हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 क्या है? निम्नलिखित में से कौन मुख्यतः कृषक जीवन के रचनाकार हैं? राजेंद्र यादव हैं, नागार्जुन हैं, यशपाल हैं या फिर प्रेमचंद हैं? तो मुंशी प्रेमचंद जो हैं मुख्यतः कृषक जीवन के रचनाकार हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। देवसेन का समय है 8वीं सदी है, 12वीं सदी है, 10वीं सदी है या फिर 9वीं सदी है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, देवसेन का जो समय है वह कौन सा है? तो वह है 10वीं सदी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। हेमचंद कौन सी सदी के कवि थे? 10वीं सदी के कवि थे, 12वीं सदी के कवि थे, 13वीं सदी के कवि थे या फिर 9वीं सदी के कवि थे? तो हेमचंद जो है 12वीं सदी के कवि थे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 क्या है? बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार कौन है? बताइए आप लोग, बिहारी सतसई भूमिका के रचनाकार कौन हैं? बिहारी लाल हैं, देव हैं, भगवान दीन हैं या फिर पद्म सिंह शर्मा हैं? तो बिहारी सतसई भूमिका के रचनाकार जो हैं पद्म सिंह शर्मा है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। हिम्मत बहादुर बिरुदावली के रचनाकार कौन है? सूदन है, देव हैं, भगवान सिंह हैं या फिर पद्माकर है? तो इसके रचनाकार जो हैं पद्माकर हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। शुक्ल जी ने रीतकाल का प्रवर्तक किसे माना है? बताइए आप लोग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतकाल का प्रवर्तक जो है किसे माना है? केशव दास को माना है, केशव दास को माना है या फिर देव को माना है या फिर चिंतामणि को माना है या फिर मतीराम को माना है? तो आचार्य शुक्ल जी ने रीतकाल का प्रवर्तक जो है चिंतामणि को माना है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अभिज्ञ का विलोम क्या होगा? बताइए आप लोग, अभिज्ञ का विलोम क्या होगा? तो अभिज्ञ का विलोम जो होता है वह होता है अनभिज्ञ, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 28 देखते हैं।
कौन रीतबद्ध कवि है? बता आप लोग इनमें से कौन एक जो है रीतबद्ध कवि हैं? ठाकुर हैं, बिहारी हैं, देव हैं या फिर घनानंद हैं? तो रीतबद्ध कवि जो हैं वह हैं देव कवि। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा? बताइए आप लोग अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा? तो अनभिज्ञ का विलोम जो होगा वह होगा भिज्ञ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। शोषक का विलोम क्या होता है? बताइए आप लोग शोषक का विलोम क्या होता है? तो शोषक का विलोम जो होता है वह होता है पोषक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? विज्ञ कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं या फिर ऋषि कहते हैं? तो जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। आँख की किरकिरी होना का क्या अर्थ है? बताइए आप लोग आँख की किरकिरी होने का क्या अर्थ है? अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना या फिर बहुत प्रिय होना? तो आँख की किरकिरी होने का अर्थ है अप्रिय लगना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। उपाय वही सफल और श्रेष्ठ है जिसका लोहा विरोधी को भी मानना पड़े के लिए सही लोकोक्ति है। आधा तीतर आधा बटेर, चमत्कार को नमस्कार या फिर जादू वही जो सिर चढ़कर बोले या फिर कोई नहीं? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जादू वही जो सिर चढ़कर बोले लोकोक्ति का अर्थ है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। कौन सा नाम रीतकाल का नहीं है? बताइए आप लोग इनमें से कौन सा एक नाम जो है रीतकाल का नहीं है? उत्तर मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, श्रृंगार काल या फिर अलंकृत काल? तो उत्तर मध्यकाल, श्रृंगार काल और अलंकृत काल जो है रीतकाल का नाम है, जबकि पूर्व मध्यकाल जो है रीतकाल का नाम ना होकर के भक्तिकाल का नाम है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। सुमेलित, दोस्तों यहाँ पर सुमेलित करना है, इसके हमें मिलान करना है। तो बताइए आप लोग शिवराज भूषण किसकी रचना है? तो शिवराज भूषण जो है भूषण कब की रचना है? रस रहस्य किसकी रचना है? बताइए आप लोग रस रहस्य जो है किसकी रचना है? तो रस रहस्य जो है कुलपति मिश्र की रचना है। पद्माभरण किसकी रचना है? तो पद्माभरण जो है पद्माकर की रचना है। काव्य निर्णय जो है भिखारी दास की रचना है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार कौन है? बताइए आप लोग व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार कौन है? गिरिधर दास हैं, दूल्हा कवि हैं, प्रताप शाही हैं या फिर रघुनाथ हैं? तो व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार जो है प्रताप शाही हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा कवि इटावा का रहने वाला है? बताइए आप लोग इनमें से कौन सा एक कवि जो है इटावा का रहने वाला है? घनानंद है, बिहारी हैं, देव हैं या फिर चिंतामणि हैं? तो इटावा के रहने वाले जो कवि हैं वह है देव कवि। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। बनन में बागन में बगरायो बसंत पंक्ति किसकी है? ग्वाल कवि की है, देव कवि की है, भिखारी दास की है या फिर पद्माकर की है? तो उपयुक्त का पंक्ति जो है पद्माकर के द्वारा लिखा गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 39 देखते हैं। पृथ्वी सिंह किस कवि का वास्तविक नाम था? बताइए आप लोग पृथ्वी सिंह जो है किस कवि का वास्तविक नाम था? रसलीन का, रसनिधि का, घनानंद का या फिर ग्वाल कवि का? तो रसनिधि का वास्तविक नाम जो था वह था पृथ्वी सिंह। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 40 देखते हैं। तो दोस्तों इसमें भी हमें मिलान करना है। कुछ कवि दिए गए हैं, उनसे संबंधित जो है उनकी पत्नी या प्रेयसी दिए गए हैं, उसे हमें मिलान करना है। तो बताइए आप लोग आलम की पत्नी या प्रेयसी का क्या नाम था? तो वह था शेख रंग रेजिन। ऑप्शन नंबर इसमें बी होगा, 2 होगा। बोधा की पत्नी क्या नाम था या फिर प्रेयसी का क्या नाम था? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा वह था सुभान। घनानंद की प्रेयसी या पत्नी का क्या नाम था? वह था सुभान। जबकि तुलसी की पत्नी का क्या नाम था? वह था रत्नावली। ठीक है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। प्रश्न संख्या 41 क्या है? विरह वारिस नामक ग्रंथ किसके विरह में लिखा गया है?
बताइए आप लोग, विरह वारिस नामक ग्रंथ जो है किसके विरह में लिखा गया है? सुजान, सुभान, राधा या फिर रंग रेजिन? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विरह वारिस के रचनाकार जो है कौन है? बोधा कवि हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। रस रहस्य के रचयिता कौन है? बताइए आप लोग, रस रहस्य के रचयिता कौन है? सोमनाथ है, चिंतामणि है, निवाज है या फिर कुलपति मिश्र हैं? तो रस रहस्य के रचनाकार जो है वह कौन है? तो वह है कुलपति मिश्र। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते होगा। आनंद रघुनंदन नाटक के रचयिता कौन है? क्या होगा यहाँ? आनंद होगा। प्राणचंद चौहान है, विश्वनाथ सिंह है, सबल सिंह है या फिर पद्माकर है? जिसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा आनंद रघुनंदन नाटक के रचनाकार जो है वह है विश्वनाथ सिंह। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 46। प्रश्न संख्या 43 है। आनंद, दोस्तों यहाँ आनंद होगा, आनंदे नहीं होगा। आनंद रघुनंदन नाटक के रचयिता कौन है? प्राणचंद चौहान है, विश्वनाथ सिंह है, सबल सिंह है या फिर पद्माकर हैं? जिसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा आनंद रघुनंदन नाटक के रचनाकार जो है या फिर रचयिता जो हैं विश्वनाथ सिंह जी हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। रसराज के रचयिता हैं भूषण हैं, देव हैं, मतीराम हैं या फिर बिहारी हैं? तो रसराज के रचयिता जो हैं मतीराम हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अनूप शहर का रहने वाला कवि कौन था? बताए लोग, इनमें से कौन सा एक कवि जो है अनूप शहर का रहने वाला था? देव, घनानंद, सेनापति या फिर पद्माकर? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा सेनापति जो हैं अनूप शहर के रहने वाले थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। सैयद गुलाम नबी इनमें से किसका नाम है? आलम का है, रसलीन का है या फिर वृंद का है या फिर शेख नबी का है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा सैयद गुलाम नबी जो है रसलीन का वास्तविक नाम है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 47 देखते हैं। असत्य कथन इसमें से बताना है, इसमें से कौन सा एक कथन जो है असत्य है? कवित्र रत्नाकर सेनापति की कृति है, यह कथन सही है। ललित ललाम जो है मतीराम की रचना है, यह भी सही है। सुजान चरित सूदन की रचना है, यह भी सही है। जबकि व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार भूषण कवि नहीं है। कौन है? बल्कि प्रताप शाही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 48 देखते हैं। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी? बताइए आप लोग, भूषण को कवि भूषण की उपाधि जो है किसने दी? शिवाजी ने, छत्रसाल ने, लक्ष्मण सिंह ने या फिर सोलंकी राजा रुद्र ने? तो भूषण को कवि भूषण की उपाधि जो है सोलंकी राजा रुद्र जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देव ने किस ग्रंथ में दिन रात के भोग विलास की दिनचर्या का वर्णन किया है? अष्टयाम में, सुख सागर तरंग में या फिर प्रेम दीपिका में या फिर रसानंद लहर में? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देव ने दिन रात भोग विलास का वर्णन जो है अष्टयाम रचना में किया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य शुक्ल ने मम्मट के काव्य प्रकाश का छायानुवाद इनमें से कौन सा ग्रंथ माना जाता है? काव्य विवेक या फिर काव्य या फिर रस रहस्य या फिर जगत विनोद? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रस रहस्य। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। शेख रंगरेजिन ने किस प्रसिद्ध रीतकालीन कवि से विवाह किया था? यकूब से, शेख से, रसखान से या फिर आलम से? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा शेख रंगरेजिन ने आलम से विवाह किया हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। सूरजमल की वीरता का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? बताइए आप लोग, सूरजमल की वीरता का वर्णन जो है किस ग्रंथ में किया गया है? सुजान चरित में किया गया है या फिर सुजान सागर में किया गया है या फिर छत्र प्रकाश में किया गया है या फिर कोई नहीं? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सुजान चरित में किया गया है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। रीतकाल में राष्ट्रीयता की भावना जगाने वाला कवि कौन था?
बताइए आप लोग, रीतकाल में राष्ट्रीयता की भावना जगाने वाला कवि कौन था? बिहारी थे, भूषण थे, सूदन थे या फिर पद्माकर थे? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, रीतकाल में राष्ट्रीयता की भावना जगाने वाला कवि जो है भूषण कवि थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 54 देखते हैं। कौन सा ग्रंथ वीर रसात्मक नहीं है? बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा एक ग्रंथ जो है वीर रसात्मक नहीं है? शिवा बावनी नहीं है, छत्रसाल दशक नहीं है, या फिर सुजान चरित्र नहीं है, या फिर जग विनोद नहीं है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, वीर रसात्मक जो कवि रचना नहीं है वह है जगत विनोद। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। बिहारी सतसई किस वर्ग में आते हैं? बताए आप लोग, बिहारी सतसई जो है किस वर्ग में आता है? प्रबंध काव्य में, चरित्र काव्य में, मुक्तक काव्य में या फिर चंपू काव्य में? तो बिहारी सतसई जो है मुक्तक काव्य के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 56 देखते हैं। प्रश्न संख्या 56 क्या है? घनानंद को अमर करने वाली रचना क्या है? बताइए आप लोग, घनानंद को अमर करने वाली कौन सी रचना है? कवित्त संग्रह है, सुजान सागर है, या फिर सुजान चरित्र है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, घनानंद को अमर करने वाली जो रचना है वह है सुजान सागर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देव ने किस नए संचारी भाव की उद्भावना की है? मतलब लोग, देव कवि ने किस नए संचारी भाव की उद्भावना की है? हर्ष या फिर अभिथ्या या फिर ग्लान या फिर छल? तो देव ने छल नामक नए संचारी भावना की उद्घोषणा की है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। कौन रीतबद्ध कवि नहीं है? बताइए आप लोग, इनमें से कौन एक जो है रीतबद्ध कवि नहीं है? मतीराम नहीं है, द्विजदेव नहीं है, या फिर पद्माकर नहीं है, या फिर ग्वाल कवि नहीं है? तो रीतबद्ध कवि जो नहीं है वह है द्विजदेव। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बाकी तीनों जो हैं रीतबद्ध कवि हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। कौन पद्माकर की रचना? बताइए आप लोग, इनमें से कौन सी एक रचना जो है पद्माकर की नहीं है, उसे हमें बताना है। ललित ललाम है, जगत विनोद है, पद्माभरण है, या फिर गंगा लहरी है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ललित ललाम जो है पद्माकर की रचना नहीं है। बाकी तीनों रचनाएं जो है किसकी हैं? पद्माकर की हैं, जबकि ललित ललाम जो है मतीराम की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। रीत मुक्त धारा का कवि नहीं है? बताए आप लोग, इनमें से कौन एक जो है रीत मुक्त धारा का कवि नहीं है? रसलीन नहीं है, बोधा नहीं है, ठाकुर नहीं है, या फिर कोई नहीं? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, रीत मुक्त धारा का जो कवि नहीं है वह है ठाकुर। ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों? यहाँ पर ठाकुर नहीं बल्कि रसलीन होगा। कौन होगा? रसलीन होगा। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। जबकि बोधा ठाकुर आलम घनानंद जो है रीत मुक्त धारा के कवि हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 61 देखते हैं। नाभा दासकृत अष्टयाम किस भाषा में लिखा गया है? अवधी में, ब्रज भाषा में, खड़ी बोली में, या फिर पूर्वी हिंदी में? तो नाभा दासकृत अष्टयाम जो है ब्रज भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि यह जो है किस सन में लिखा गया अष्टयाम रचना। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 62 देखते हैं। चंद छंद वर्णन की महिमा की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है, पूर्वी है, या फिर खड़ी है, या फिर बागेली है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, चंद छंद वर्णन की महिमा की जो भाषा है वह है खड़ी बोली। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। लल्लू लाल निवासी कहाँ के थे? बताइए आप लोग, लल्लू लाल जो है कहाँ के निवासी थे? दिल्ली के, आगरा के, बिहार के, या फिर मथुरा के? तो लल्लू लाल जो है कहाँ के निवासी थे? आगरा के निवासी थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 64 देखते हैं। कौन भाषा मुंशी संस्कृत नहीं जानते थे? बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा एक भाषा मुंशी जो है संस्कृत नहीं जानते थे? लल्लू लाल, सदल मिश्र, सुखलाल, या फिर कोई नहीं? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, लल्लू लाल जो है संस्कृत नहीं जानते थे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। राउल वेल की कैसी रचना है? गद्य है, पद्य है, चंपू काव्य है, या फिर कोई नहीं? तो राउल वेल जो है चंपू काव्य रचना है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। रामचंद्रिका का मूल आधार ग्रंथ है, बताइए आप लोग रामचंद्रिका का मूलधार ग्रंथ कौन सा है? वाल्मीकि रामायण है, करकांड चरित्र है, या फिर भागवत पुराण है, या फिर कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाल्मीकि रामायण है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 67 देखते हैं। रीतकाल का प्रधान रस कौन सा है? बताइए आप लोग रीतकाल का प्रधान रस कौन सा है? वियोग श्रृंगार है, श्रृंगार रस है, भक्ति रस है, या फिर करुण रस है। तो रीतकाल का प्रधान रस जो है वह कौन सा है? तो वह है श्रृंगार रस, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य शुक्ल ने किस कवि को अलंकारवादी माना है? बताइए आप लोग आचार्य शुक्ल जी ने किस कवि को अलंकारवादी आचार्य माना है? केशव दास को, बिहारी को, देव को, या फिर घनानंद को। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, तो आचार्य शुक्ल ने केशव दास को अलंकारवादी आचार्य माना है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। रीतकाल के अंतिम कवि कौन हैं? भिखारी दास हैं, देव हैं, पद्माकर हैं, या फिर बिहारी हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, रीतकाल के अंतिम जो कवि हैं वह हैं पद्माकर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। रीतकाल का अंतिम आचार्य कौन है? मतलब रीतकाल का अंतिम आचार्य कौन है? पद्माकर हैं, केशव हैं, भिखारी दास हैं, या फिर रसलीन हैं। तो रीतकाल के अंतिम जो आचार्य हैं वह हैं भिखारी दास, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। या अनुरागी चित्र की गति समझे नहीं कोई में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है, विरोधाभास अलंकार है, असंगत अलंकार है, या फिर कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। नयन नचाय कहीं मुस्काए पंक्ति किसकी है? देव की है, बिहारी की है, पद्माकर की है, या फिर घनानंद की है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, यह काव्य पंक्ति जो है पद्माकर का है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। सुजान सागर कैसा काव्य है? बताए आप लोग सुजान सागर जो है कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य है, मुक्तक काव्य है, नाटक है, या फिर कोई नहीं। तो सुजान सागर जो है कैसा काव्य है? मुक्तक काव्य है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। सुजान विलास कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य है, मुक्तक काव्य है, नाटक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सुजान विलास जो है कैसा काव्य है? वह है प्रबंध काव्य है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। सुजान विनोद कैसा रचना है? प्रबंध है, मुक्तक है, नाटक है, या फिर कोई नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, सुजान विनोद जो है कैसा काव्य है? या है मुक्तक काव्य है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। श्रृंगार लतिका ग्रंथ है किसका है? बताइए आप लोग श्रृंगार लतिका जो है ग्रंथ किसका है? केशव दास का है, मती राम का है, द्विजदेव का है, या फिर वृंद कवि का है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रृंगार लतिका के रचनाकार द्विजदेव हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आलम केल कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य है, मुक्तक काव्य है, नाटक है, या फिर महाकाव्य है। तो आलमकेल जो है मुक्तक काव्य है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। बोधा का मूल नाम था? बुद्धिसेन था, बद्धमान था, या फिर बुद्धदत्त था, या फिर कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, बोधा कवि का मूल नाम जो था वह था बुद्धिसेन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। घनानंद ग्रंथावली के संपादक हैं? विश्वनाथ त्रिपाठी हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, या फिर हठी जी हैं। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, घनानंद ग्रंथावली के संपादक जो हैं वह हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 80 देखते हैं। नृपशंभु किसके पुत्र थे? बताए आप लोग नृपशंभु जो हैं किसके पुत्र थे? मुअज्जम के, मोहम्मद शाह के, शिवाजी के, या फिर कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, नृपशंभु के किसके पुत्र थे? तो वह थे किसके? शिवाजी के, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 81 देखते हैं। बिहारी के दोहों को रस की फुहार किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, पद्म सिंह शर्मा ने, शुक्ल ने, या फिर कोई नहीं। तो बिहारी के दोहों को
रस की फुहार किसने कहा है? तो शुक्र जी ने कहा है, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्र जी ने कहा है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। बिहारी का प्रिय अलंकार है, बताइए आप लोग बिहारी कवि का प्रिय अलंकार कौन सा है? उपमा है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है या फिर संदेह है? तो बिहारी का प्रिय अलंकार जो है वह है रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 83 देखते हैं। कलि 25 में किसका वर्णन है? बताइए आप लोग कलि 25 में किसका वर्णन है? कलयुग का वर्णन है, जयसिंह का वर्णन है, प्रताप सिंह का वर्णन है या फिर कोई नहीं? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, कलि 25 में किसका वर्णन है? कलयुग का वर्णन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कलि 25 जो है किसकी रचना है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अपरोच सिद्धांत ग्रंथ किसका है? बताइए आप लोग अपरोच सिद्धांत ग्रंथ किसका है? सेनापति का है, जसवंत सिंह का है, भिखारी दास का है या फिर वृंद कवि का है? तो अपरोच सिद्धांत की रचनाकार जो है जसवंत सिंह जी हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 85 देखते हैं। रामचंद्रिका में छंद कितने हैं? बताइए आप लोग रामचंद्रिका में कितने छंद हैं? 120 हैं, 125 हैं, 110 हैं या फिर 122 हैं? तो रामचंद्रिका में जो है 125 छंद हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। रामचंद्रिका कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य है या फिर मुक्तक काव्य है या फिर नाटक है या फिर महाकाव्य है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, रामचंद्रिका जो है प्रबंध काव्य है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? केशवदास हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। केशव के पिता का नाम था, बताइए आप लोग केशव के पिता का क्या नाम था? काशीराम था, काशीनाथ था या फिर काशीराज था या फिर केशव था? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, केशव के पिता का नाम जो है काशीनाथ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो। रीतिकाल को कलाकाल किस विद्वान ने कहा है? मिश्र बंधु ने कहा है, रसाल ने कहा है, शुक्ल ने कहा है या फिर विश्वनाथ मिश्र ने कहा है? तो रीतकाल को कलाकाल जो है रसाल जी ने कहा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। कविता करके तुलसी न लसे, यह काव्य पंक्ति किसकी है? तुलसीदास की है, केशव दास की है, हरिऔध की है या फिर इनमें से कोई नहीं? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यह काव्य पंक्ति जो है हरिऔध की है। किसकी है? हरिऔध की है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। घायल की गति घायल जाने, यह काव्य पंक्ति किसकी है? सूर की है, मीरा की है, केशवदास की है या फिर होलराय की है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, यह काव्य पंक्ति जो है मीरा जी का है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। रसखान किस काल के कवि हैं? बताइए आप लोग रसखान जो है किस काल के कवि हैं? रीत काल के हैं, भक्ति काल के हैं, आदि काल के हैं या फिर आधुनिक काल के हैं? तो रसखान जो है किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। मीरा की भक्ति है दास्य भाव की है, शाक्य भाव की है या फिर माधुर्य भाव की है या फिर कोई नहीं? तो मीरा की भक्ति जो है किस भाव की है? वह है माधुर्य भाव की। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अष्टछाप के कौन कवि नहीं है? बताइए आप लोग इनमें से कौन एक जो है अष्टछाप के कवि नहीं है? नाभादास नहीं है, परमानंद दास नहीं है, छेद स्वामी नहीं है या फिर गोविंद दास नहीं है? तो अष्टछाप के जो कवि नहीं है वह है नाभादास। बाकी तीनों जो हैं अष्टछाप के कवि हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। कौन विट्ठलनाथ का शिष्य था? बताइए आप लोग इनमें से कौन एक जो है विट्ठलनाथ का शिष्य था? सूरदास थे, चतुर्भुज दास थे या फिर परमानंद दास थे या फिर कृष्णदास थे? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चतुर्भुज दास जो है विट्ठलनाथ के शिष्य थे, जबकि कुंभ, सूर पर कृष्ण, ये चारों जो हैं किसके? वल्लभाचार्य के शिष्य थे, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तन चितउर मन राजा कीन्हा, यह काव्य पंक्ति किसकी है? कबीर की है, विद्यापति की है, जायसी की है या फिर सूरदास की है? तो उपयुक्त काव्य पंक्ति जो है किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी जी का है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं।
कविगंग का जन्म स्थान है, बताइए आप लोग कविगंग का जन्म स्थान कहाँ है। इटावा है, एटा है, दिल्ली है या फिर लखनऊ है। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा कविगंग का जन्म स्थान जो कहाँ है वह है एटा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 97 देखते हैं। पौरुषेय रामायण ग्रंथ है नरहरि बारहट का है या फिर लालदास का है या फिर रामचरण दास का है या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा पौरुषेय रामायण के रचनाकार जो है वह है नरहरि बारहट के है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 98 देखते हैं। प्रश्न संख्या 98 क्या है, कृष्ण गीतावली की भाषा है, बताइए आप लोग कृष्ण गीतावली की भाषा क्या है। अवधी है, ब्रज है, खड़ी बोली है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कृष्ण गीतावली की जो भाषा है वह है ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, तुलसी की भक्ति कैसी है, बताइए आप लोग तुलसी की भक्ति कैसी है। सखा भाव की है, दास भाव की है, माधुर्य भाव की है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो तुलसी की जो भक्ति है वह है दास भाव की, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, रसिक संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किए थे, बताइए आप लोग रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन थे। तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास या फिर कबीरदास। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक जो थे वो थे अग्रदास, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक थे, बताइए आप लोग रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। रामानंद थे, माधवाचार्य थे, विष्णु स्वामी थे या फिर हरिदास थे। तो रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक जो थे वे थे कौन, विष्णु स्वामी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, पद्मचरित किसका ग्रंथ है, बताइए आप लोग पद्मचरित जो है किसका ग्रंथ है। विमल सूरी का है, पौमचर्यु का है या फिर पुष्पदंत का है या फिर रविशेण का है। तो पद्मचरित ग्रंथ की रचनाकार जो है वह है रविशेण, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हैं, बताइए आप लोग अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हैं। माधवाचार्य हैं, वल्लभाचार्य हैं, शंकराचार्य हैं या फिर विष्णु स्वामी हैं। तो अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य जो हैं वह हैं शंकराचार्य, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, ज्ञानदीप किस भाषा में रचित है, बताइए आप लोग ज्ञानदीप जो है किस भाषा में रचित है। ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में, खड़ी बोली में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ज्ञानदीप जो है किस भाषा में रचित है, अवधी भाषा में रचित है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ज्ञानदीप के रचनाकार कौन है, शेख नबी हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, पद्मावत कैसा काव्य है, बताइए आप लोग पद्मावत जो है कैसा काव्य है। खंड काव्य है, प्रबंध काव्य है, मुक्तक काव्य है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पद्मावत जो है कैसा काव्य है वह है प्रबंध काव्य, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पद्मावत के रचनाकार कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, ज्ञानबोध के रचनाकार कौन है, बताइए आप लोग ज्ञानबोध के रचनाकार कौन है। मलूक दास हैं और सुंदर दास हैं, मलूक दास हैं, दादू हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ज्ञानबोध की जो रचनाकार है वह कौन है, तो वह है मलूक दास, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रेवंत गिरिरास ग्रंथ है, बताइए आप लोग रेवंत गिरिरास कैसा ग्रंथ है, किसका है। सिद्धों का है, जैनों का है, नाथों का है या फिर कोई इनमें से कोई नहीं। तो रेवंत गिरिरास जो है जैनों का ग्रंथ है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 108 देखते हैं, दब्द सहाव प्यास किस भाषा में है। अपभ्रंश भाषा में है, राजस्थानी में है, खड़ी बोली में है या फिर अवधी में है। तो यह जो है अपभ्रंश भाषा में रचित ग्रंथ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, जयचंद्र प्रकाश ग्रंथ है किसका है। मधुकर का है, भट्ट केदार का है, जगनिक का है या फिर विद्यापति का है। तो यह ग्रंथ जो है किसका है, जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार का है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, जसहर चरियु ग्रंथ किसका है। स्वयंभू का है, पुष्पदंत का है, राम सिंह का है या फिर जोइंदू का है। तो जसहर चरियु ग्रंथ किसका है, तो यह है पुष्पदंत का, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 111 देखते हैं। प्रश्न संख्या 111 क्या है, आदिकाल को सिद्ध सामंतकाल किसने कहा, बताइए आप लोग आदिकाल को सिद्ध सामंतकाल जो है किसने कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राहुल संकृतायन ने, मोहन अवस्थी ने या फिर मिश्र बंधुओं ने।
तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल जो है किसने कहा, राहुल शंकराचार्य जी ने कहा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा और समाज ग्रंथ है किसका है, हरिऔध का है, भोलानाथ तिवारी का है, रामविलास शर्मा का है या फिर वियोगी हरि का है। तो भाषा और समाज ग्रंथ के जो रचनाकार हैं वह है कौन, रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 113 देखते हैं। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर ग्रंथ किसका है, FEK का है या फिर A गरीब्ज का है या फिर B गिलिब्ज का है या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर ग्रंथ के रचनाकार जो है A गरीब्ज हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 114 देखते हैं। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास कितने खंडों में है, 12 खंडों में, 16 खंडों में, 21 खंडों में या फिर 31 खंडों में। तो हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास जो है 16 खंडों में विभक्त है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ है, बताइए आप लोग साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ किसका है, नामवर सिंह का है, नलिन बिलोचन शर्मा का है, श्याम सुंदर दास का है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साहित्य का इतिहास दर्शन किसकी रचना है, तो यह है नलिन बिलोचन शर्मा का है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 116 देखते हैं। हिंदी का गद्य साहित्य ग्रंथ किसका है, प्रभु दयाल मित्तल का है, गुलाब राय का है, रामचंद्र तिवारी का है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी का गद्य साहित्य ग्रंथ किसका है, तो यह है रामचंद्र तिवारी जी का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 117 देखते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य ग्रंथ किसका है, बताइए आप लोग आधुनिक हिंदी साहित्य ग्रंथ किसका है, अज्ञेय का है, बच्चन सिंह का है या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है या फिर वियोगी हरि का है। तो आधुनिक हिंदी साहित्य ग्रंथ जो है बच्चन सिंह का है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 118 देखते हैं। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां हैं, बताइए आप लोग आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां हैं, नामवर सिंह की है, डॉक्टर नागेंद्र की है, शुक्ल की है या फिर रामचंद्र तिवारी की है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियों के रचनाकार जो है कौन है, वह है नामवर सिंह। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। शिव सिंह सरोज कब लिखा गया, बताइए आप लोग शिव सिंह सरोज जो है कब लिखा गया, 1888 में, 1889 में या फिर 1883 में या फिर 1881 ईस्वी में। तो शिव सिंह सरोज जो है 1883 ईस्वी में लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसकी रचनाकार कौन है, शिव सिंह सेंगर हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। मिश्र बंध विनोद कितने भागों में है, बताइए आप लोग मिश्र बंध विनोद जो है कितने भागों में है, 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या फिर 5 भागों में। तो मिश्र बंध विनोद जो है 4 भागों में विभाजित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 121 देखते हैं। हिंदी काव्य धारा लिखा गया है, बताइए आप लोग हिंदी काव्य धारा के रचनाकार कौन है, शुक्ल के द्वारा, राहुल शंकराचार्य की रचना है या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी काव्य धारा के जो रचनाकार है वह है राहुल शंकराचार्य। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। सिद्धों की संख्या कितनी है, बताइए आप लोग सिद्धों की संख्या कितनी है, 101 है, 84 है, 94 है या फिर 11 है। तो सिद्धों की संख्या जो है 84 है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। नाथों की संख्या कितनी है, तो आप लोगों को पता ही है नाथों की संख्या 9 है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अलवार भक्तों की संख्या कितनी है, तो अलवार भक्तों की संख्या जो है वह 12 है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी के प्रथम कवि कौन है, बताइए आप लोग हिंदी के सर्वमान्य कवि जो माने जाते हैं वह कौन है, देवसेन, सरहपा, सबरपा या फिर लुइपा। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा हिंदी के प्रथम कवि जो है सरहपा माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जबकि राहुल शंकराचार्य जो है हिंदी के प्रथम कवि जो है सरहपा को माने हैं। ठीक दोस्तों, मेरा यह प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है।